अगर हमारा किसी व्यक्ति, वस्तु या जीव जंतु आदि से लगाव है और एक समय तक वो हमें दिखाई ना दे या उसके बारे में हमें जानकारी ना मिले, तो हमारे अंदर एक अजीब सा फिक्र पैदा होने लगता है। और अगर वो हमारे सामने हो या हमें उसकी जानकारी मिलती रहे, तो हमारी बातचीत में ज़्यादातर जिक्र उन्हीं का रहता है। ये हमारा प्रेम है और यही हमें खुशी प्रदान करता है जीवन में और जीने का मकसद देता है। ऐसा व्यक्ति, जीव जंतु या वस्तु हमसे बिछुड़ जाए या दूर हो जाए, तो हमारे जीवन में एक वैक्यूम क्रिएट होता है और ये वैक्यूम भरता नहीं है। जैसे जैसे समय बीतता है ये वैक्यूम बढ़ता जाता है और अगर इंफॉर्मेशन मिल जाए तो ये वैक्यूम का प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है। हजूर संत जी का डेरे की संगत के दिलों में कुछ ऐसा ही स्पेस है। 25 अगस्त 2017 को वो जैसे ही दूर हुए, सबको उम्मीद थी भी वो लौट आएंगे 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन। और डेरा की संगत ने मैक्सिमम जो उनकी दूरी झेली थी वो 60 दिन की झेली थी। तो मतलब 60 दिन तक ये उम्मीद बरकरार थी वो कभी भी वापस आ सकते हैं। जैसे ही ये 60 दिन पूरे हुए, ये वैक्यूम क्रिएट होने लगा और लोगों के अंदर फिक्र पैदा होने लगा। जब उनको जानकारी नहीं मिली भी क्या हालात है संत जी के जेल में, तो वो मतलब परेशान होने लगे और परेशानी में इधर उधर दौड़ने लगे, अपना दुख जाहिर करने लगे। और इस दुख को कुछ कलाकारों ने अपनी गायकी में, अपनी एक्टिंग में परोसा। जी की बहुत याद आ रही है। एक झलक नूं तरसण अखियां, 25 तारीख साल 17 ना भुला। जांदी वारी पिठ भी घुमा के पीछे तक आना, गमा के बादल छटते न हर रुत काली रे। एदे नालों चंगा इक वारी मार देंदा मैनू। गिरधर रो रो के अर्ज़ां गुजारियां, आजा बाबू बब्बर से संगतां बलोंदियां तैनू सहारियां। और ये धीरे धीरे ये वैक्यूम बढ़ रहा था। डेरा की एडमिनिस्ट्रेशन इसका अंदाजा लगा रही थी भी इसका गुस्सा जो है वो उनके ऊपर टूटने वाला है। तो यहाँ उन्होंने चाल चली कि डेरा के वकील जो कथित तौर पे जेल में जाके हजूर संत जी से मुलाकात करके आते थे, उनके जरिए एक खेल खेला गया भी। हजूर संत जी ने डेरा की संगत के लिए जेल से प्रसाद भेजा है। और ऐसी कई कहानियां निकल के आई, जैसे पानी पिया तो आधी बोतल पानी की भेज दी, ये प्रसाद है, या फिर कुछ चीनी है, चीनी भेज दी, या मिश्री है। इस तरह की चीजें प्रसाद के तौर पे बाजार से खरीद के जेल से आई हुई बता के दी जाने लगी। इससे वो वैक्यूम कम होने लगा। दूसरा क्या है, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया भी, एक कोई स्वस्थ जवान व्यक्ति हो और अचानक से उसको कोई डॉक्टर बड़ी बीमारी बता दे, तो एक स्टेज पे आके उसके माँ बाप कहते हैं कि जितना मर्जी पैसा लग जाए, हमारा मरीज, हमारा ये बच्चा ठीक होना चाहिए। कुछ ऐसे डेरा की संगत इस स्टेज पे आ रही थी कि जितना मर्जी पैसा लग जाए, गुरुजी आने चाहिए। तो ये जो प्रसाद चाहिए था संगत को, जेल से आने वाले संदेश दिए जा रहे थे जो कि असल में नहीं आ रहे थे। और दूसरी तरफ ये जो फिक्र पैसा खींच सकता था, ये पैसा खींचा जाने लगा और एट द एंड ये एक बिजनेस बन गया। ये पैसा कितना था आप अंदाजा लगाएं भी, ऑन एन एवरेज एक दिन में ये 3 से 4 करोड़ रुपया इकट्ठा होता था। और इसे इकट्ठा करने वाले लोगों की गिनती करीब 1000 से ऊपर की थी। ये जो टीम थी, ये टीम हनीप्रीत या उसके एसोसिएट्स जो थे, मुख्य तौर पे राकेश दिड़वा नाम का एक व्यक्ति था, उसकी कमांड में चलती थी, क्योंकि उसने ये सिस्टम पहले से सेट किया हुआ था। राकेश दिड़वा जब भी अंबाला जेल से पंचकुला लाया जाता तो रास्ते में उसकी मीटिंग करवाई जाती इन तमाम लोगों से, ये इंस्ट्रक्शंस देता और ये पैसा इकट्ठा होने लगा। इकट्ठा होते होते इस पैसे की गिनती हजारों करोड़ में पहुंचने लगी। जब दूसरे केस का फैसला आया, तब डेरा की संगत को अंदाजा लगने लगा भी ये पैसा जो लिया जा रहा है,
ये पैसा संत जी की मदद में लग तो रहा नहीं है, दूसरे केस में भी फैसला खिलाफ आ गया है। तो ऐसे में अगले स्टेप पे 25 जनवरी 2019 को एक चिट्ठी पढ़ के सुनाई गई डेरा के मंच से कि ये चिट्ठी जेल से संत जी ने भेजी है और इस चिट्ठी के जरिए इस वैक्यूम को भरने की फिर से कोशिश की गई। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु प्यारे की बहुत ही प्यारी साध संगत जी, पूज्य पिताजी ने परम आदरणीय माता नसीब कौर जी की इंसान के द्वारा अपनी प्यारी साध संगत के लिए ये संदेश भेजा है जो आपकी सेवा में पढ़ के सुनाया जा रहा है जी। पूजनीय माता जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सारे परिवार व प्यारी साध संगत को आशीर्वाद। आप सबको परम पिता शाह सतनाम जी महाराज के 100वें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। परम पिता जी की अपार रहमत से हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। पूज्य गुरु जी, पूजनीय माता जी को ये संदेश भेजा है साध संगत के लिए जो आपको पढ़ के सुनाया जा रहा है जी। प्यारी साध संगत जी, सतगुरु जी की रहमत से हमने जो मानवता भलाई के कार्य चलाए हैं उन्हें पूरी लगन से करते रहें। सेवा सुमरन बढ़ चढ़ कर करते रहना है जी। हम सब ने कानूनी प्रक्रिया का पूर्ण रूप से सम्मान करना है। सतगुरु जी सब ठीक करेंगे। हम हमसे मिलने वालों से आपका हाल चाल पूछते हैं और आशीर्वाद भी भेजते रहते हैं। आप प्रार्थना करके सेवा सुमरन करके करते रहें, सतगुरु जी जरूर खुशियां प्रदान करेंगे। तो धीरे धीरे हरियाणा इलेक्शन आया और हरियाणा इलेक्शन में डेरा की संगत को बैकडोर कहा गया भी। जो दुष्यंत चौटाला की पार्टी है जेजेपी भी, इसको वोट डालना है बीजेपी की बजाय। और तरीके से दुष्यंत चौटाला की पार्टी अलायंस के साथ सत्ता में आती है और 6 नवंबर को हनीप्रीत और उसकी ये सारी टीम आज़ाद हो जाती है। अब ये संयोग था या प्रयोग था, ये आप सोच सकते हैं। ये जेल से बाहर आने के बाद शांत नहीं रहते, ये एक नया माहौल बनाते हैं और इस माहौल में जो उदासी वाला माहौल है वो खुशी में बदल जाता है। छाती कला ले आके बाबू होता कोना बेट तेरा। चाल तू चाल तू चाल तू मस्त मस्त चाल के धरती धलक धलक हाल। वही लोग जो वैक्यूम की वजह से लोगों के अंदर प्रेम जगा रहे थे गुरु जी का अपने अपने गायकी के जरिए, वही लोग अब पैटर्न बदल लेते हैं। उनको लगता है अभी हनीप्रीत आ गई है, अभी अब गुरु जी आ ही जाएंगे और ये आके सब कुछ संभाल लेगी। लेकिन हनीप्रीत जब आई, उसने नया पैटर्न शुरू किया, एक नया सिस्टम बनाया उस वैक्यूम को भरने का और उसके साथ बड़े स्केल पे पैसा इकट्ठा होने लगा। इसके साथ गतिविधियां इस रूप में चलने लगी भी डेरा की संगत में गुप्त मीटिंगों का दौर चला। मैंने ये पड़ताल की थी भी 25 अगस्त से पहले भी इस तरह की गुप्त मीटिंगें चलती थी। पैसा बड़ी मात्रा में आ रहा है, गुप्त मीटिंगें चल रही हैं और एक अलग तरह की सिक्रेसी क्रिएट की जा रही है और एक ऐसी चीज़ों को उठाया जा रहा था जो डेरा की विचारधारा या नियमावली में नहीं थी। इससे मेरा शक और बढ़ता जा रहा था भी कोई और बड़ी वारदात की प्लानिंग हो रही है। और ऐसे में हाई कोर्ट में जस्टिस अमोल रतन सिंह, सेशन जज AS नारंग
जेल सुपरिटेंडेंट सुनील सांगवान, जेल विभाग हरियाणा और हरियाणा सरकार, ये सब डेरा की एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट भी कर रहे थे, डेरा की एडमिनिस्ट्रेशन से सपोर्ट हासिल भी कर रहे थे और हजूर संत जी तक किसी को पहुंचने दे नहीं रहे थे। इसका मतलब जो भी प्लानिंग बनाई जा रही थी उसमें ये चीज सबसे इम्पोर्टेंट थी कि कोई भी व्यक्ति हजूर संत जी तक पहुंच ना सके। पर अगस्त 2019 में उन्हें प्रताड़ित करने की खबरें जो आ रही थी उसका भी कहीं इससे संबंध था। इसके बाद मैंने 25 अगस्त 2017 के घटनाक्रम को समझना शुरू किया, एनालाइज किया और उसको कंक्लूड किया भी उस समय भी हाई कोर्ट का रोल सस्पिशियस था और उसके बाद भी जो सुनवाइयां हाई कोर्ट कर रही है वो भी शक के दायरे में हो रही हैं। और 2017 की नौबत क्यों आई, इसके लिए मैं उससे पहले की घटनाओं पे रिसर्च करने लगा। 2002 में गुमनाम चिट्ठी से शुरुआत हुई थी इस सबकी और गुमनाम चिट्ठी किसी साध्वी ने नहीं लिखी थी, ये हम पहले डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। मतलब गुमनाम चिट्ठी से जो कार्यक्रम शुरू हुआ वो 25 अगस्त 2017 तक पहुंचा और 25 अगस्त 2017 से जो कार्यक्रम शुरू हुआ वो नवंबर 2019 में अगले स्टेप पे आगे बढ़ रहा था। अब नवंबर 2019 में ऐसा क्या पनप रहा था जिसका 2002 से संबंध था, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। गुमनाम चिट्ठी जो आई, उस गुमनाम चिट्ठी का संबंध, जो उसके किरदार थे वो गिने चुने थे। जैसे तर्कशील सोसाइटी के राजा राम हंडियाया, बलवंत सिंह और मेघराज मित्र, ये तीन व्यक्ति जिनको ये चिट्ठी सबसे पहले मिली। दूसरे किरदार थे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जो मौके के प्रधानमंत्री थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी को हम जोड़ लेते हैं भी बीजेपी से, या उसके पीछे हम जाएं तो आरएसएस से। तीसरी जो थी वो थी हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार उस समय की ओम प्रकाश चौटाला जी से थी और समर्थन था भाजपा का। चौथा किरदार हम मान सकते हैं भी पंजाब की सरकार का, और पंजाब में उस समय प्रकाश सिंह बादल जी की सरकार थी और उन्हें भी बीजेपी का समर्थन हासिल था। पांचवा किरदार है साध्वियां, जो एक्चुअल में विक्टिम दिखाई गई, और छठे किरदार पे थी सीबीआई, जो ये सब जांच करने वाली थी। इन सबका टारगेट एक ही था और वो थे डेरा प्रमुख। अब हम राजनीति में लेफ्ट विंग राइट विंग देखते हैं। लेफ्ट विंग जो थोड़ा लॉजिक पे साइंटिफिक अप्रोच से चलता है, राइट विंग जो थोड़ा इमोशनल और विचारधाराओं पे चलता है। अब राजनीतिक साजिशें अक्सर ऐसे घड़ी जाती हैं, जो लेफ्ट विंग साजिश रचेगा वो इस तरह से रचता है कि ऐसा लगे भी राइट विंग की वजह से हो रही है, और जो राइट विंग साजिश रचता है वो ऐसे रचता है भी लेफ्ट विंग की तरफ से हो रही है। जैसे 2002 में जब ये गुमनाम चिट्ठी आई तो ये तर्कशील सोसाइटी के तथा कथित प्रबंधकों या कार्यकर्ताओं के जरिए बांटी जा रही थी। अब 2002 में इंटरनेट, व्हाट्सएप वगैरह नहीं होता था, तो उस समय ये चिट्ठी डेली हजारों की गिनती में जिरोक्स करवाई जाती और हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली जैसे एरिया के शहरों में बांटी जाती थी। इसका मतलब कोई ऐसी ताकत थी जो हजारों रुपया, लाखों रुपया खर्च कर रही थी इस फोटोस्टेट पे, बांटने वालों को पैसा भी दे रही थी। आमतौर पे जब ये प्लानिंग होती है तो इसमें जो काम करने वाले लोग होते हैं ये पॉलिटिकल पार्टियों के कार्यकर्ता होते हैं, लेकिन इन्हें कंधा चाहिए होता है किसी दूसरे का। तो ऐसे में राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता तर्कशील सोसाइटी के वर्कर बनके सारी जगह ये चिट्ठियां बांट रहे थे। इसका दूसरा एस्पेक्ट समझिए, जो मीडिया है, मीडिया में ज्यादातर जो लोग हैं वो साइंटिफिक अप्रोच वाले होते हैं, राइट विंग के नहीं होते। मतलब उन्हें यहाँ हरियाणा पंजाब की भाषा में कामरेड कहा जाता है। ये थोड़े नास्तिक किस्म के होते हैं और धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधकों से या धर्म के ठेकेदारों से नफरत करते हैं। तर्कशील सोसाइटी के जरिए यही काम हो रहा था। दिख ऐसे रहा था भी ये सब कुछ तर्कशील सोसाइटी कर रही है, लेकिन पीछे से जो ये राइट विंग ग्रुप था, INLD, अकाली दल, बीजेपी, RSS, ये सब एक हिडन पर्दे के पीछे
काम कर रहे थे और ये ऐसे लग रहा था कि तरकशील सोसाइटी एक माहौल बना रही है। जब भी आप किसी मिशन पे काम करते हैं या आप किसी विचारधारा में काम करते हैं और आपके सामने ऐसी सिचुएशन आए कि आपकी विचारधारा के खिलाफ एक एजेंडा एस्टैब्लिश होने लगे, तो जो ये एजेंडा एस्टैब्लिश कर रहा है उसको मत पकड़ो, उसका कंधा जो इस्तेमाल कर रहा है उसको पकड़ो। अब तरकशील सोसाइटी के लोग ये सब कुछ कर रहे थे, इसलिए सारा शक का दायरा उन्हीं पे था। उन्हीं के लोगों से छुटपुट झगड़े भी हुए कि भाई तुम क्यों ये सब कुछ कर रहे हो, क्यों हमारे गुरु को बदनाम कर रहे हो। तो यही चीजें मीडिया में रिपोर्ट होती थी। पर एक चीज अलग थी, वो ये कि मीडिया भी उस स्तर पे एक्टिव नहीं था, क्योंकि डेरा का जो कॉन्सेप्ट था वो कोई ऑर्थोडॉक्स विचारधारा पे नहीं था। डेरा कोई दान चढ़ावा नहीं लेता था। और दूसरा, डेरे का जो बेस था वो सोशल सर्विस बेस्ड था और डेरा के ये काम भी मीडिया की निगाह में थे, जैसे उड़ीसा के तूफान में मदद करना, गुजरात भूकंप में मदद करना और घग्गर में जो बाढ़ आई थी उसमें पूरे शहर को बचाना। तो ऐसे में मीडिया भी उस स्तर पे काम नहीं कर रहा था। इस गुमनाम चिट्ठी का संबंध दिखाई दे रहा था। अभी डेरा का एक एग्जीक्यूटिव मेंबर था, जिसे हम कहें भी बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव्स जो थे, उसका एक मेन मेंबर था कुरुक्षेत्र का रंजीत सिंह, उस पे भी केंद्रित था और इसलिए संभवतः उसकी हत्या भी हुई। उसके बाद भी ये मामला उतना नहीं बढ़ा, तो हाई कोर्ट ने कैसे इस पे संज्ञान लेके इसमें सीबीआई इंक्वायरी बैठाई, उसके बाद भी ये चीज रुकी नहीं। 23 अक्टूबर 2002 को हाई कोर्ट में एक सुनवाई हुई, जिसमें डेरा की बाकी साथियों की तरफ से ये कहा गया भी ये कोई तरीका नहीं है भी आप कोई भी गुमनाम चिट्ठी आएगी और आप हम जैसों को एक रेप विक्टिम समझ के हमारे ऊपर इंक्वायरी बिठा दोगे। ये क्या तरीका है भी? कंप्लेनेंट हमारे बीच में से तो हो, तो हमें पता चले भी ये कंप्लेनेंट है। जब हम डेरा में सैकड़ों साधवियां एक साथ खड़ी हैं, हमारे साथ कुछ नहीं होता, तो इस चिट्ठी के मायने क्या रह जाते हैं। अब ऐसे में क्योंकि कोर्ट कितना का कंप्रोमाइज थी ये हम समझ ही चुके हैं, तो कोर्ट ने फिर भी दिलासा देने के लिए ये बात कह दी भी ठीक है सबूत आने दो, उसके बाद ही कार्रवाई होगी, ऐसे हम कोई कार्रवाई थोड़ा ही कर रहे हैं। अब ये वर्बल स्टेटमेंट थी ओपन कोर्ट में। अब 23 अक्टूबर 2002 को जब ये सुनवाई हुई तो ये बात उठनी लाजमी थी कि सबूत कहाँ से आएगा। जिन साधवियों को रेप विक्टिम बनाना है वो तो कोर्ट में खड़ी हो गई कि हम तो रेप विक्टिम है ही नहीं, अब ये साध्वी कहाँ से आए। अब ऐसे में सबूत बनाना था और बेस बनाया गया भी कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढो जो खुले तौर पे डेरा से बगावत करता हो। और वहां लाइमलाइट में आया रामचंद्र छत्रपति। तो 24 अक्टूबर को रामचंद्र छत्रपति पे हमला हुआ। 28 तारीख को फिर से हाई कोर्ट में सुनवाई होती है साध्वियों वाली याचिका पे, और तब हाई कोर्ट ऑन रिकॉर्ड ये बात लिखवा देती है भी जब तक सबूत नहीं आएगा तब तक कार्रवाई नहीं होगी। सीबीआई जो सबूत लेके आएगी उसी के आधार पे प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ाई जाएंगी। जैसे ही 28 तारीख को ये ऑर्डर रिटर्न में आ जाता है, उसके बाद से छत्रपति जो जख्मी थे उनकी हालत बिगड़ने लगती है और धीरे धीरे 1 महीने में उनकी मौत हो जाती है। जो रामचंद्र छत्रपति 80% 4 दिन में ठीक हो गए थे, अगले 20 दिनों में मर जाते हैं और कारण निकलता है उनके फेफड़े में पड़ी एक गोली जो शायद निकाली नहीं गई। रंजीत सिंह के रूप में डेरा के एक सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर की मौत हो गई थी। रामचंद्र छत्रपति पर हुए हमले के आरोप में डेरा के दूसरे इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव मेंबर कृष्ण लाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद दिसंबर 2002 में डेरा के 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। एक थे संत जी के एकमात्र सरकारी अंगरक्षक सबदिल सिंह संधू, पंजाब पुलिस के कर्मचारी, और दूसरे थे उत्तर प्रदेश का काराबार संभालने वाले एग्जीक्यूटिव मेंबर रोहताश रांधी के बेटे जसबीर सिंह। जैसे ही रंजीत हत्याकांड में जसबीर सिंह और सबदल सिंह को गिरफ्तार किया जाता है, डेरा की संगत सिरसा में आमरण अनशन पे बैठ जाती है। 2-3 दिसंबर
2002 के आसपास ये अनशन शुरू होता है और करीब 1 सप्ताह या 8 दिन चलता है। अनशन के 1 सप्ताह बीत जाने के बाद एक व्यक्ति भूख के कारण कोमा में चला जाता है। डॉक्टर आते हैं सरकारी और वो पुष्टि करते हैं कि ये व्यक्ति वाकई में कोमा में चला गया है। इसकी खबर फैल जाती है और सबसे ज़्यादा इस खबर को उठाता है एक अखबार राइट एक्शन। उनके संपादक का नाम था प्रवीण कोमल और ये पटियाला से प्रकाशित होता था। जब ये खबर फैलती है तो तत्कालीन मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला तुरंत प्रभाव से अपनी सारी टीम के साथ अनशन स्थल पे आ जाते हैं और एक कोरे कागज पे सिग्नेचर करके अनशनकारियों को देते हैं भी जो भी तुम्हारी मांग है इस पे लिख दो। अब अनशनकारी तो सिर्फ गुरुजी के प्रेम में वहां बैठे होते हैं, उनकी कौन सा अपनी मांग होती है। तो वो कोरा कागज डेरा की एडमिनिस्ट्रेशन को पकड़ा देते हैं, जो बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होती है। डेरा के बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का उस समय का प्रमुख खट्टा सिंह था और उसके 4 अन्य साथी थे जिनका नाम है मोहन सिंह, सुखदेव सिंह, धर्म सिंह और दर्शन सिंह। दर्शन सिंह अभी जीवित नहीं है, बाकी ये चारों जीवित हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला कोरे कागज पर लिखकर देते हैं भी अनकंडीशनल अनशनकारियों की मांग मान ली जाएगी। दूसरी तरफ डेरा की एडमिनिस्ट्रेशन ये मांग नहीं करती भी जिन गिरफ्तारियों के विरोध में यह अनशन हुआ है उन गिरफ्तारियों को रद्द किया जाए। तीसरा, अनशन करने वाले लोग गुरुजी के प्रेम में यह अनशन भूख हड़ताल कर रहे थे। चौथा, अनशन खत्म होने के 2 दिन बाद बिना किसी एविडेंस के सीबीआई धारा 376 में डेरा प्रमुख के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लेती है, तब जब हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं होता और डेरा की एडमिनिस्ट्रेशन उस एफआईआर का विरोध नहीं करती। सरल भाषा में समझिए, डेरा की बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और ये सारी साजिश रचने वाले लोगों के बीच एक समझौता हुआ कि रंजीत हत्याकांड की जांच की आंच कभी भी डेरा के बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तक नहीं आएगी। और दूसरी तरफ सीबीआई गुमनाम चिट्ठी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने जा रही है, इसका विरोध डेरा की एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करेगी। एक तरफ ये मांगे मानी गई अनशन के बाद या नहीं मानी गई, ये अब समझ सकते हैं। इधर मुकदमा एफआईआर दर्ज होने के बाद चल पड़ा। रेप के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी, रेप किसका हुआ था ये पता नहीं था। मतलब अपराध हुआ नहीं और अपराध की एफआईआर दर्ज हो गई। अपराध का कोई पीड़ित नहीं है, लेकिन एफआईआर में सैकड़ों साध्वियां पीड़ित हैं। जो साध्वियां एक्चुअल में पीड़ित दिखाई जा रही हैं वो हाई कोर्ट में खड़ी हैं भी हम पीड़ित नहीं हैं। अब इस सिस्टम को कौन चला रहा है, कौन से कानून के तहत चला रहा है, किसके आदेश पे ये सब कुछ हो रहा है। ऑब्वियसली ये समझा जा सकता है भी इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट किस स्तर पे एक्टिव थी, स्टेट गवर्नमेंट किस स्तर पे एक्टिव थी, सीबीआई तो एक मोहरा थी और हाई कोर्ट क्या कर रही थी वो हम समझ ही चुके हैं। अब क्योंकि सीबीआई का एक्चुअल फोकस डेरा प्रमुख को इन केसों में घसीटना था, लेकिन डेरा प्रमुख के खिलाफ कोई गवाह, कोई सबूत उन्हें मिल नहीं रहा था। ऐसे में जो लोग गिरफ्तार हुए रंजीत हत्याकांड में और छत्रपति हत्याकांड में, इनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था कि भाई वो किसी तरह गुरुजी का नाम ले दे। सीबीआई की जांच को कई साल बीत गए थे, लेकिन उनके पास डेरा प्रमुख के खिलाफ ना कोई सबूत था ना गवाह जिसके बेस पे वो डेरा प्रमुख को दोषी साबित कर सकें। ऐसे में गवाहों को फ्रेम करना शुरू किया गया, उनके बेनिफिट्स सिक्योर किए गए, उनका एक प्रोफाइल एस्टैब्लिश किया गया। इस प्रोफाइल में जो डेरा का चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर था खट्टा सिंह, उसको चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर से हटा के डेरा प्रमुख का ड्राइवर बना दिया गया। जो राजाराम हंडियाया या बलवंत सिंह या मेघराज मित्तर, जिनको ये चिट्ठियां कथित तौर पे सबसे पहले बरामद हुई थी, इनके लिए तरक्षिल सोसाइटी का एक प्रोफाइल क्रिएट किया गया भी तुम्हारी संस्था 1990 में रजिस्टर्ड हुई है और ऐसे ऐसे करके तुम्हारे पास ये चिट्ठी आई है, तुमने ऐसे तुम्हारे साथ घटनाक्रम घटा है और ये बयान तुमने देना है। तीसरा, ऐसी महिलाओं की तलाश थी जो डेरा में कभी साध्वी रही हूँ
और इस तरह का बयान दे सके कि उनके साथ डेरा में रहते हुए बलात्कार हुआ है। ऐसे में एक साध्वी तैयार हुई जो उस समय आर्थिक तौर पे बहुत कमजोर थी, जो डेरा की विचारधारा से अपने घर में सहमत नहीं थी, इसलिए उसके परिवार वालों ने उसे घर से निकाल दिया था। जिसका पति सड़क पे था, जिसके पास खाने कमाने को कुछ नहीं था, उसने समझौता किया। दूसरी साध्वी थी डेरा के एग्जीक्यूटिव मेंबर रंजीत सिंह, जिसकी हत्या हुई थी, उसकी सगी बहन। वो कैसे तैयार हुई? क्योंकि उसका जीजा और उसकी बहन एक थ्योरी के मुताबिक रंजीत सिंह की हत्या में शामिल थे, क्योंकि रंजीत सिंह की हत्या से उन्हें करोड़ों का फायदा होने वाला था एक इंश्योरेंस पॉलिसी के जरिए। ये दो एक्स डेरा साध्वियां जो ना तो चिट्ठी के दायरे में थी और जो शादीशुदा थी चिट्ठी आने के समय पे, उनके बयान से डेरा प्रमुख को दोषी सिद्ध किया गया। अब इन्वेस्टिगेशन हुई। इन्वेस्टिगेशन में किस तरह से गवाह फ्रेम करके चालान दाखिल करने की नौबत आई। अब जब चालान दाखिल करना था तब ये सवाल उठने थे। ऐसे में डेरा सिख विवाद प्लान किया गया और उस विवाद की आड़ में ये चालान चुपचाप दाखिल कर दिया गया।